हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग टेस्ट 2 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का लॉग के संदर्भ में। गुणों की अवधारणा को लॉग के संदर्भ में 1 मिनट। द्वितीय गुणों की अवधारणा को द्वितीयक की अवधारणा को लागू करने की तार्किक आवश्यकता क्या है? आवश्यकता क्या है? कारण सहित उत्तर दें। इस प्रश्न को देखो आप। समानता के स्टूडेंट गलती क्या करता है? देखो आप, प्रश्न ये है कि लॉग के संदर्भ में द्वितीयक गुणों की अवधारणा को लागू करने की तार्किक आवश्यकता क्या है? इसका अर्थ ये है, लॉग ने द्वितीय गुणों की बात क्यों की? हमेशा ध्यान दो इस बात को। लॉग ने द्वितीय गुणों की बात क्यों की? हमेशा ध्यान, यही प्रश्न है। आप करोगे क्या? फर्स्ट पैरे में लॉग के गुण विचार की बात करोगे आप, और इसकी व्याख्या हार्डली 10 से 15 शब्दों में कोशिश करना कि एक फिगर बना देना आप। जैसे जब गुण की बात करोगे तो सीधे ये कहना है, गुण, हमेशा ध्यान दो, वे धर्म है जो मन में संवेदना उत्पन्न करके उसमें प्रतिबिंब को अंकित कर देते हैं। आप तुरंत एक फिगर बनाओगे। आप फिगर कैसे बनाओगे? प्रश्न द्वितीय गुणों की बात है, पर आपको करना क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे, गुण की बात करेंगे और गुण के डेफिनेशन देंगे कि गुण वे धर्म है जो मन में संवेदना उत्पन्न करके उसमें प्रतिबिंब को अंकित कर देते। जैसे कोई वस्तु है, इसके अंदर मूल गुण होते हैं, ये मेरे मन में संवेदना अंकित करता है, और ये जो संवेदना है, हमेशा ध्यान दो, ये आपका मन है। इस मन में क्या होगा? इसका प्रतिबिंब अंकित होगा। ये प्रतिबिंब अंकित हो गया, और ये प्रतिबिंब ही प्रत्यय है। ये फिगर बनाओगे आप, ध्यान देना, ये वस्तु है, वस्तु में मूल गुण होते हैं, ये मेरे मन में संवेदना उत्पन्न करता है और संवेदना में अपने प्रतिबिंब को अंकित कर देता है, ये प्रत्यय उत्पन्न करता है। और दूसरी तरफ देखा जाए, हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये आत्मा है, ये मूल गुण क्या करता है? इसमें द्वितीय गुण की बात करता है। ये दोनों फिगर बना दोगे आप,
ये वस्तु है, ये मूल गुण है। वस्तु में मूल गुण होते हैं। ये मेरे मन में संवेदना उत्पन्न करता है और उस संवेदना में अपने प्रतिबिंब को अंकित कर देता है। इस प्रतिबिंब को ही प्रत्यय कहा जाता है। ये आत्मा है। ये मूल गुण क्या करता है? आत्मा में द्वितीयक गुणों को उत्पन्न करता है। अब सोचो जरा, ये सारी बात बताने के बाद अब द्वितीयक गुणों की बात कर देना। हमेशा ध्यान दो, जब द्वितीय गुणों की बात करोगे, ये आपका फर्स्ट पैरा आएगा। तुरंत हम सेकेंड पैरे की बात करेंगे। लेकिन ये बात केवल 10 शब्दों में। आप पैरा चेंज करोगे और ये कहोगे द्वितीयक गुण आत्मा में मूल गुण द्वारा उत्पन्न होते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श। ये गुण, ये द्वितीयक गुण आत्मनिष्ठ है। ये बात आएगी फर्स्ट पैरे में ही। जैसे आपने गुण की मीनिंग बता दी, फिर तुरंत नीचे आओगे, फिगर बनाओगे। आप फिगर बनाने के पहले भी द्वितीय गुणों की बात कर दोगे कि ये द्वितीय गुण आत्मा में मूल गुण द्वारा उत्पन्न होते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये द्वितीय गुण है। ये द्वितीय गुण आत्मनिष्ठ होते हैं। ये फर्स्ट पैरे में आएगा। अब प्रश्न ये है, द्वितीय गुणों की को लागू करने का तार्किक आवश्यकता क्या है? अब हम सेकेंड पैरे में आएंगे। सेकेंड पैरे में, अच्छा, चूंकि द्वितीय गुण पूछ रहा है, उपगुण पूछ रहा है, अतः मूल गुण की व्याख्या करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। द्वितीय गुणों की अवधारणा को लागू करने की तार्किक आवश्यकता है। क्योंकि आप सोचो, क्यों आवश्यकता है? हर बात को टू द पॉइंट कहना है। नंबर 1, हमेशा ध्यान दें इस बात को, विभिन्न वस्तुओं में जो भेद किया जाता है, विभिन्न वस्तुओं में जो भेद किया जाता है वह द्वितीय गुणों के कारण होता है। यह बात हमें, जैसे किसी का स्वाद, किसी का गंध की हम बात करें, तो वाय वस्तु में भेद करने के लिए द्वितीय गुणों की आवश्यकता होती है। के लिए द्वितीयक गुणों की क्या होती है? आवश्यकता होती है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, पूरी बात है, ये चीज ठंड है, ये चीज गर्म है, इसका स्वाद खट्टा है, ये मीठा है। एग्जाम्पल को कोट करते चले जाएंगे। जैसे खट्टी और मीठी वस्तु में भेद करने का आधार द्वितीय गुण है। गर्म या ठंडा वस्तुओं में भेद करने का जो आधार है वह द्वितीय गुण है। ये एग्जाम्पल को कोट करेंगे हम लोग। हम नंबर बी की बात करें। हर बात को उदाहरण के साथ कहना है आपको। अब हम नंबर बी की बात करेंगे कि द्वितीय गुणों को क्यों स्वीकार किया। ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। रीजन क्या है? वो मूल गुण को मानता है और यह कहता है कि मूल गुण ही द्वितीय गुणों को उत्पन्न करता है। तो पूरी बात ध्यान देना इस बात को। मूल गुणों को कहता है आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ है,
अद्वितीय गुणों को कहता है आत्मनिष्ठ है। एक बात हमेशा ध्यान देना इस बात को। तो वस्तुतः देखा ये जाए, हमेशा यह कहा जाता है कि अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिनका आंखों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, लेकिन हम द्वितीय गुणों के आधार पर उसकी पहचान कर लेते हैं। अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, जिनका हमेशा ध्यान इस बात हो, निश्चित नहीं होता है, फिर भी द्वितीय गुणों के आधार पर उसकी पहचान कर लेते हैं। पहचान उसकी पहचान की जाती है। जैसे मैंने ये कहा, ध्वनि आ रही है, कहीं से आवाज आ रही है, उस आवाज का कोई निश्चित आकार नहीं है, पर जब सुनते हो तो ये समझ जाते हो कि आवाज कहां से आ रही है। इसका मतलब यही है, अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिनका प्रत्यक्ष आंखों से प्रत्यक्ष नहीं होता, लेकिन जिह्वा से, नाक से और कान से हम उसका ज्ञान कर लेते हैं। इसलिए द्वितीय गुणों की आवश्यकता पड़ती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम तीसरी चीज बात करें कि लॉक ये कहता है कि मूल गुण उपगुणों को उत्पन्न करता है। यदि मूल गुणों को मानते हैं तो उपगुणों को भी मानना होगा। नंबर सी की बात करते हैं। देखो, हम नंबर सी की बात करें, यदि मूल गुणों को मानते हैं को भी मानना होगा, क्योंकि उपगुण मूल गुण द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये नंबर सी की बात करें। अभी सेकंड पैरा चल रहा है, ये 3 पॉइंट का उल्लेख करेंगे हम लोग, उसके बाद हम थर्ड पैरे में जाएंगे। और थर्ड पैरे में क्या करेंगे हम लोग, और तुरंत तुलना करेंगे हम लोग। डेकार्ट ने भी मूल गुण एवं द्वितीय गुण को माना है। हमेशा ध्यान दो, डेकार्ट ने भी मूल गुण एवं द्वितीय गुणों को माना है, तथा जड़ पदार्थों में अंतर का आधार और सत्ता के लिए उपगुण को स्वीकार किया है। यह थर्ड पैरे में आएंगे। डेकार्ट ने भी मूल गुण एवं द्वितीय गुण को माना है तथा जड़ पदार्थ में अंतर का आधार और सत्ता के लिए उपगुण को स्वीकार किया है। परंतु हम नीचे आएंगे। बर्कले ने मूल गुण एवं द्वितीयक गुण को आत्मनिष्ठ मानते हुए दोनों में अंतर को समाप्त कर दिया। यह बात
बर्कले ने कहा, डेकार्ट ने यह कहा कि डेकार्ट ने में मूल गुण और द्वितीय गुण को माना तथा जड़ पदार्थों में अंतर का आधार और सत्ता के लिए उपगुण को स्वीकार किया है। परंतु बर्कले ने मूल गुण एवं द्वितीय गुण को आत्मनिष्ठ मानते हुए दोनों में अंतर को समाप्त कर दिया। ये थर्ड पैरा। हम चौथे पैरे की जब बात करेंगे, हमें जान दो, हमारा चौथा पैरा चलेगा और चौथे पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। अच्छा, जब निष्कर्ष की बात करेंगे तो लॉक के विचारों को हम सपोर्ट कर देंगे। ये बात हमेशा ध्यान दो, इस बात को तुरंत हम इसको क्या करेंगे, हम सपोर्ट कर देंगे। एक चीज हमेशा ध्यान दो, इस बात को सीधे वस्तु तक। अच्छा, एक और चीज ध्यान दो, केवल कारण बताना है, आलोचना की कहीं कोई जरूरत नहीं है। हमेशा फिर के वस्तुतः लॉक ने जड़ द्रव्य को अज्ञेय मानते हुए गुणों के आधार पर जड़ द्रव्य की को स्वीकार किया। हमारा आंसर क्लोज, यह हमारा निष्कर्ष में चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, नंबर बी, टेस्ट नंबर 2 का देखो आप, टेस्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर बी देखो आप। बी क्या है, मन एक कोरी पटिया है, लॉक। टेबुला रासा, लॉक। यह स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसका मतलब यही है, मन एक कोरा कागज है। अच्छा, लॉक केवल स्पष्ट करना है, यह बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो हम सबसे पहले क्या बताएंगे, हम ये बात करेंगे, लॉक एक अनुभववादी दार्शनिक है। हमेशा ध्यान दो, ये जो लॉक है एक अनुभववादी दार्शनिक है और समस्त ज्ञान को हमेशा अनुभव से उत्पन्न मानते हुए मन को जिसका अर्थ है कि आत्मा या मन ज्ञान के साथ आत्मा या मन ज्ञान के साथ नहीं होती है, अर्थात ज्ञान नहीं है तथा कोई भी ज्ञान जन्मजात नहीं होता है। यह फर्स्ट पैरे में पूरी बात ध्यान दे रहे इस बात को। लॉक एक अनुभववादी दार्शनिक है और समस्त ज्ञान को अनुभव से उत्पन्न मानते हुए मन को कोरी पटिया कहा है, जिसका अर्थ है, तुरंत अर्थ बताना आपको,
जिसका अर्थ है कि आत्मा या मन ज्ञान के साथ उत्पन्न नहीं होती है, अर्थात ज्ञान स्मृति जन्य नहीं है तथा कोई भी ज्ञान जन्मजात नहीं होता। यह आपका फर्स्ट पैरा। अब हम आएंगे सेकेंड पैरे में। पूरी बात जब सेकेंड पैरे की बात करेंगे तो हम सीधे ये कहेंगे, इसको प्रूफ करना है। आप प्रूफ कैसे करोगे? सीधे ये कहो, ज्ञान प्रत्ययों से बनता है और प्रत्ययों की उत्पत्ति अनुभव से होती है। अनुभव के दो रूप, संवेदन और स्वसंवेदन है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, अनुभव से पूर्व मन शून्य होता है। वस्तुतः वाय वस्तुओं में मूल गुण होते हैं जो मेरे मन में प्रत्यय उत्पन्न करते हैं। प्रत्यय ज्ञान की इकाई है। ध्यान सुनो, सेकेंड पैरा मैंने क्या कहा? यह ज्ञान प्रत्ययों से बनता है और प्रत्ययों की उत्पत्ति अनुभव से होती है। अनुभव के दो रूप, संवेदन और स्वसंवेदन है। अनुभव से पूर्व मन ज्ञान शून्य होता है। वस्तुतः वाय वस्तु में मूल गुण होते हैं जो मेरे मन में प्रत्यय उत्पन्न करते हैं। प्रत्यय ज्ञान की इकाई है। अब सुनो, ये सेकेंड पैरे में तुरंत यह फिगर बना दोगे आप। हमेशा यहां तुरंत फिगर बना देना है। फिगर यह बना देना है, प्रत्यय के दो रूप, सरल प्रत्यय और हम मिश्र प्रत्यय की बात करें। हमेशा ध्यान दो इस बात को। फिर इसको दो भागों में डिवाइड कर दो, तीन भागों में। विकार का प्रत्यय, संबंध का प्रत्यय और द्रव्य का प्रत्यय। यह आपको फिगर बना देना है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह फिगर आपको बना देना है। आप सोचो जरा, सेकंड जो आपको फिगर बनेगा, यह सब कुछ सेकंड पैरे में चल रहा है हमारा। अब जब सेकंड पैरे में जब एक दूसरा फिगर बनाएंगे हम लोग, और फिगर कैसे बनेगा? यह वस्तु है, सॉरी ये मेरा मन है। तो दो बात करेंगे, हमेशा ध्यान दो इस बात को। जैसे एक अनुभव से पहले अनुभव से जब पहले होगा तो ये मेरा मन है। ज्ञान शून्य है। अनुभव की बात क्या होगा? जब अनुभव की बात करोगे तो ये मेरा मन है। सोचो, ये वस्तु है। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब अनुभव की बात करोगे, अनुभव के बाद अनुभव के दो रूप, संवेदन, स्वसंवेदन। यह अनुभव क्या कर रहा है?
ये प्रत्यय उत्पन्न कर रहा है। ये जो प्रत्यय है ये ज्ञान की इकाई है। आप जैसे ये अनुभव से पहले ये आत्मा मन ज्ञान शून्य है। अब देखो अनुभव की बात क्या होगा? ये मन है, ये अनुभव है। एरो का चिन्ह देखो आप, इसके दो रूप है, संवेदन और स्वसंवेदन मिलकर क्या बनाएंगे? अनुभव। अनुभव मन में क्या उत्पन्न करेगा? प्रत्यय। और प्रत्यय से क्या बनेगा? ज्ञान। ये ज्ञान की इकाई है। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, तुरंत ये फिगर बना दो। जो पहले प्रत्यय के दो रूप, सरल प्रत्यय और मिश्र प्रत्यय की बात करें, ये बातें तुरंत यही करनी है। अब सोचो जरा, अभी सेकेंड पैरे में हमारा जो चलेगा, सेकेंड पैरे में यदि चलेगा तो सीधे कहेंगे प्रत्ययों की मात्रा में वृद्धि से ज्ञान में वृद्धि। हमेशा ध्यान दो, तथा इसके लिए तकनीक के प्रयोग से इंद्रियों की क्षमता में वृद्धि करके ज्ञान में वृद्धि संभव। अभी सेकेंड पैरे में चलेगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये बातें बताने के बाद अब हम थर्ड पैरे में आएंगे। लेकिन एक बात याद रखना है, फिगर आपको जरूर बनाना है, क्योंकि फिगर ही आपका नंबर जंप करा देगा। अब देखो, हम थर्ड पैरे में जब आएंगे तो थर्ड पैरे में हम सीधे क्या करेंगे? लॉक ने जन्मजात प्रत्ययों का खंडन किया। क्योंकि अब यहां तुरंत तर्क देंगे। नंबर ए, पहला, अब क्या लिखेंगे? सर्वसहमत भी अनुभव के आधार पर आती है। आधार पर। नंबर बी की बात करें, अनिवार्यता जन्मजात प्रत्यय का हम नंबर सी की बात करें, स्वयं सिद्धता से भी जन्मजात प्रत्ययों की सत्ता सिद्ध नहीं होती। क्योंकि स्वयं सिद्धता भी दृष्टिकोण सापेक्ष। और नंबर डी की बात करें, ज्ञान का आत्मा में होना तथा अव्यक्त होना एक प्रकार का विरोधाभास है। यह हमारा थर्ड पैरे में आएगा। अब हम चौथे पैरे में आएंगे। चौथे पैरे में हमेशा ध्यान दो इस बात को, और निष्कर्ष लिखेंगे। फोर्थ पैरे की बात करें हम लोग, और हम निष्कर्ष की बात करेंगे। और निष्कर्ष में इतनी बातें लिखनी है, वस्तुतः
लॉक ने जन्मजात प्रत्यय का खंडन करके अपने अनुभववाद को दृढ़ता से स्थापित किया। आंसर क्लोज। ये है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का सी क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का सी देखो आप। ज्ञान स्मृति जन्य है, इस कथन की प्रक्रिया लॉक द्वारा करें। ज्ञान इस कथन की प्रतिक्रिया लॉक द्वारा करें। इस प्रश्न को देखो आप। ज्ञान स्मृति जन्य है, फर्स्ट पैरे में ज्ञान स्मृति जन्य है का अर्थ बताओगे। प्लेटो ने क्या कहा है? हमेशा प्लेटो ने ज्ञान को स्मृति के रूप में माना है, जिसका अर्थ है कि आत्मा पिछले जन्म के ज्ञान को इस जन्म में लेकर आती है। पूरी बात ध्यान देना। प्लेटो ने ज्ञान को स्मृति के रूप में माना है, जिसका अर्थ है कि आत्मा पिछले जन्म के ज्ञान को इस जन्म में लेकर आती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अर्थात आत्मा में प्रत्यय जन्मजात होते हैं। ये बात ये फर्स्ट पैरे में आएगा, लेकिन सामान्यतः एक विद्यार्थी गलती क्या करता है, इस पैरे को हाईलाइट कर देता है। आपसे प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है कि ज्ञान स्मृति जन्य, इसको स्पष्ट करें। प्रश्न ये पूछ रहा है इस कथन की प्रतिक्रिया लॉक द्वारा करें। लॉक ने इसकी प्रतिक्रिया कैसे की, ये बताना है आपको। इस देखो आप, हम सेकेंड पैरे में आएंगे और लॉक द्वारा प्रतिक्रिया बताएंगे। पूरी बात ध्यान दो। हम जब सेकेंड पैरे में आएंगे तो लॉक ने क्या प्रतिक्रिया की, हम ये बताएंगे आपको। तो दो तरह की प्रतिक्रिया। पहली बात, लॉक ने क्या कहा? मन कोरी पटिया है, कैसे? और दूसरी उसने क्या किया? जन्मजात प्रत्ययों का खंडन किया। अब दो लॉक किस तरह की प्रतिक्रिया, यह बात हम लोग पिछले क्वेश्चन में प्रूफ कर चुके हैं कि मन कोरी पटिया कैसे है। लॉक कहता क्या है, और तुरंत फिगर बनाओगे, जो फिगर मैं दूसरे प्रश्न में बना चुका हूं कि अनुभव से पहले मन कैसा होता है, अनुभव के बाद कैसा होता है, और किस तरह प्रत्यय उत्पन्न होते हैं। जन्मजात प्रत्ययों का
खंडन करने के लिए लॉक ने क्या तर्क दिया, इन्हीं दोनों बातों का उल्लेख कर देना, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले प्रश्न में कर चुके हैं। हम थर्ड पैरे में आएंगे और थर्ड पैरे में इतनी बातें लिखनी है। वस्तुतः लॉक ने जन्मजात प्रत्ययों का खंडन करके ज्ञान की नवीनता को प्रमोट किया, ज्ञान की नवीनता को प्रमोट किया। मैं इसका आंसर बोल रहा हूं, ध्यान से समझना इस बात को। ज्ञान स्मृति जन्य है, अर्थात आत्मा पिछले जन्म के ज्ञान को इस जन्म में लेकर आती है, जैसा कि प्लेटो ने कहा। लेकिन लॉक प्लेटो के इस विचार से सहमत नहीं है और प्लेटो की आलोचना की और यह कहा कि नंबर 1, मन एक कोरी पटिया है, अर्थात आत्मा में कोई भी ज्ञान जन्मजात नहीं होता। समस्त ज्ञान की प्राप्ति अनुभव से होती है। वस्तुतः ज्ञान की इकाई प्रत्यय है, प्रत्ययों की प्राप्ति अनुभव से होती है। तुरंत फिगर बना दोगे। अगला पॉइंट, लॉक ने समस्त ज्ञान को अनुभव से मानते हुए जन्मजात प्रत्ययों का खंडन किया और यह तर्क दिया कि 1 2 3 4, जो तर्क ले चुका। अंत में निष्कर्ष की बात करोगे। इस प्रकार लॉक ने ज्ञान स्मृति जन्य है का खंडन करके ज्ञान को अनुभव से प्रसूत माना और ज्ञान की नवीनता की बात की। आंसर क्लोज। अब सोचो जरा, अगला क्वेश्चन देखो आप। नंबर डी की बात करें हम लोग। नंबर डी, प्लेटो लॉक, प्लेटो और लॉक, ध्यान देना इस बात को, दोनों प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान में, प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान में अंतर मानते हैं। लॉक ने गुणों की सत्ता क्यों मानी? तर्क सहित उत्तर दे। इस प्रश्न को देखो आप। प्लेटो लॉक दोनों प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान में अंतर मानते हैं। आप फर्स्ट पैरे में क्या करोगे? प्लेटो बुद्धिवादी है और ज्ञान को स्मृति जन्य मानता है, जिसका अर्थ है कि आत्मा पिछले जन्म के ज्ञान को लेकर आती है। दूसरी बात, लॉक ने क्या कहा? ज्ञान प्रत्ययों से बनता है और प्रत्ययों की उत्पत्ति अनुभव से होती है। अनुभव के दो रूप
संवेदन एवं स्वसंवेदन है। तुरंत यहां फिगर बना दोगे लॉक के दर्शन में। प्रत्येक, सरल प्रत्येक और मिश्र प्रत्ययों की यदि बात करें, इनके 3 रूप हैं। देखो आप, विकार का प्रत्येक, संबंध का प्रत्येक और द्रव्य का प्रत्येक। एक तो फिगर ये बनाओगे आप हमेशा, और दूसरा फिगर, फर्स्ट फिगर इसके नीचे बनाओगे फिगर, और दूसरा फिगर जो बनाओगे, फिगर जब बनाओगे आप, तो दूसरा फिगर कैसे बनेगा देखो आप। ये लॉक के अकॉर्डिंग मूल गुण है, संवेदना को उत्पन्न करते हैं। प्रत्यय अंकित प्रतिनिधित्व, वायवस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह फिगर बन जाएगा आपका। अब प्रश्न ये है, प्लेटो लॉक दोनों प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान में अंतर को मानते हैं। अब हमारा सेकेंड पैरा चलेगा, और सेकेंड पैरा में क्या होगा, दोनों अंतर मानते हैं, क्योंकि प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के पिछले जन्म का ज्ञान में अंतर होता है। कि पिछले जन्म के ज्ञान में अंतर होता है, और आत्मा पिछले जन्म के ज्ञान को हमेशा दोनों प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान में अंतर मानते हैं, क्योंकि प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के पिछले जन्म के ज्ञान में अंतर होता है, और आत्मा पिछले जन्म के ज्ञान को इस जन्म में लेकर आती है। हमेशा ध्यान दो, तुरंत फिगर बनाओगे आप। फिगर जब बनाओगे तो फिगर कैसे बनाओगे आप, ये बनाने के बाद तुरंत एक फिगर बनाओगे आप। हमेशा ध्यान दो, पिछला जन्म और वर्तमान जीवन, कैसे फिगर बनाओगे आप। इस फिगर को देखो आप, हमेशा जान दो, ए नामक व्यक्ति है, ज्ञान छोटा, बी नामक व्यक्ति है, ज्ञान बड़ा, आप सी नामक व्यक्ति आया, सी ज्ञान और बड़ा। अब वर्तमान जन्म आएगा, ए नामक व्यक्ति, एक ज्ञान, बी नामक व्यक्ति और सी नामक व्यक्ति। पिछले जन्म, देखो ज्ञान की मात्रा कितनी कम है,
बी में ज्ञान की मात्रा ज्यादा है और सी में ज्ञान की मात्रा ज्यादा है, ये तुरंत फिगर बना दोगे। तो पिछले जन्म में ज्ञान में अंतर है, इसे अगले जन्म में ज्ञान में क्या हो गया, अंतर आ गया। हमेशा एक ग्राफ खींचो आप, ज्ञान कैसे अंतर आ गया, ये फिगर बना दोगे आप हर हाल में, ये फिगर बनना चाहिए। तुरंत हम सीधे पैरा चेंज करेंगे और ये कहेंगे हम लोग, लॉक के सीधे पैरा चेंज करोगे। लॉक ने प्रत्येक व्यक्ति के अंतर को माना, क्योंकि हमेशा ज्ञान की इकाई प्रत्यय है और प्रत्ययों की मात्रा अनुभव पर निर्भर करता है। तो जिसका अनुभव ज्यादा होगा, सीधे प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में अंतर होता है। व्यक्ति के अनुभव में अंतर होता है, इसलिए ज्ञान में अंतर होता है। यह लॉक कहता है कि ज्ञान बनता प्रत्ययों से, प्रत्ययों की प्राप्ति अनुभव से होती है और प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है। तुरंत तुलना करेंगे। आज की जनरेशन, आज की हमेशा वैज्ञानिक तकनीक के विकास के बाद, तकनीकी विकास के बाद इंद्रियों की क्षमता बढ़ गई, और जो लोग तकनीक का प्रयोग करने में सक्षम है उनके पास ज्ञान की मात्रा ज्यादा है। हमेशा सीधे लिखो, तकनीक के विकास के बाद अनुभव की मात्रा में वृद्धि, इसलिए हो गई। इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, मैं हमेशा जो लोग तकनीकी सक्षम हैं उनके पास ज्ञान ज्यादा है। जैसे मान लिया जाए अनुभव, आपके पास टेलीस्कोप है, अंतरिक्ष में आप एक एक पिंड को देख सकते हो। स्वाभाविक है आपके अनुभव की मात्रा बढ़ गई। अनुभव की मात्रा बढ़ेगी तो ज्ञान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यह बात हमेशा ध्यान दो। इस बात को यह बताना है आपको कि जैसे जैसे अनुभव की मात्रा बढ़ती जाएगी, ज्ञान की मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अंतर, आप प्रश्न देखो क्या है। आप चाहो तो एग्जाम्पल के साथ कोड कर दो। आप लॉक ने गुणों की सत्ता क्यों मानी, हम थर्ड पैरे में आएंगे। लॉक ने क्योंकि नंबर ए, हमेशा ध्यान दो, गुणों की सत्ता क्यों मानी, क्योंकि हमेशा द्रव्य अज्ञेय है और गुणों के आधार के रूप में अनुमान किया जाता है। पूरी बात ध्यान दो। हम नंबर बी की बात करें, ज्ञान
प्रत्ययों से बनता है, और प्रत्ययों की उत्पत्ति में मूल गुण की होती है, तथा उपगुण के आधार पर वस्तुओं में भेद किया जाता है। पूरी बात ध्यान देना, यह द्रव्य अज्ञेय है और गुणों के आधार के रूप में द्रव्य का अनुमान किया जाता है। नंबर बी, यह ज्ञान प्रत्ययों से बनता है और प्रत्ययों की उत्पत्ति में मूल गुण की भूमिका होती है, तथा उपगुण के आधार पर विविध वस्तुओं में भेद किया जाता है। एग्जाम्पल के साथ आप बता दो। आप इसका अर्थ यह है, यदि मूल गुण ना हो तो प्रत्यय उत्पन्न होंगे ही नहीं। अब प्रत्यय उत्पन्न नहीं होंगे तो स्वाभाविक है। अब हम बात करेंगे, चूंकि हर प्रश्न लिखना आपको 150 शब्दों में। देखो आप, अब हम थर्ड पैरे में आएंगे, फोर्थ पैरे में, और निष्कर्ष की बात करेंगे और आंसर क्लोज कर देंगे हम लोग। ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। जब निष्कर्ष की बात करेंगे तो सीधे कहेंगे प्लेटो बुद्धिवादी, लॉक अनुभववादी है, और दोनों अपनी विचारधारा के साथ न्याय करने की कोशिश करते हैं हमेशा। इतनी बातें हम लोग बात करेंगे। मेरा आंसर क्लोज। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। अभी टेस्ट 2 ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखो आप। लॉक ने प्रतिनिधि सिद्धांत को क्यों माना? क्या लॉक का प्रतिनिधि सिद्धांत तर्कसंगत है? लॉक ने क्या गुड। इस प्रश्न को देखो आप, लॉक ने प्रतिनिधि सिद्धांत को क्यों माना? क्या लॉक का प्रतिनिधि सिद्धांत तर्कसंगत है? फर्स्ट पैरे में हम सीधे बकाएंगे। हम सीधे बताएंगे कि प्रतिनिधि सिद्धांत की बात क्या है। तो सीधे ये कहेंगे, लॉक हमेशा प्रतिनिधि सिद्धांत के बाद क्यों माना लॉक ने? ध्यान देना इस बात को। लॉक ने क्या कहा कि द्रव्य अज्ञेय है और ये प्रत्यय वाय वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सीधे लॉक के अकॉर्डिंग प्रत्यय द्वारा वाय वस्तु का प्रतिनिधित्व ही प्रतिनिधि सिद्धांत है। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली बात ध्यान दो, ये लॉक क्या कहता है? ये प्रत्यय है, ये वाय वस्तु है, ये प्रत्यय वाय वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्लेटो ने भी माना है, तुलना कर देना है। गोत्तो
गाय, ये प्रतिनिधित्व। और विटगेस्टाइन ने क्या माना है? आपको तुलना जरूर करनी है प्रतिज्ञप्ति और हम तथ्य की बात करें। प्रतिनिधित्व, लॉक ने क्या कहा? प्रत्यय वाय वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्लेटो ने क्या कहा? प्रत्यय वाय वस्तु गाय गोत्व का प्रतिनिधित्व करती है। विटगेस्टाइन केवल फिगर बना देना आपको, कौन किसका प्रतिनिधित्व करता, सीधे ये प्रत्यय है। फिगर बना करके तीनों का फिगर बना दो। लॉक ने क्या कहा, प्लेटो ने क्या कहा, विटगेस्टाइन ने क्या कहा। फिगर बना करके आगे बढ़ जाना है। अब हम सेकंड पैरे में आएंगे। सेकंड, लॉक ने क्यों माना? लॉक ने प्रतिनिधि सिद्धांत को क्यों माना? लॉक ने देखो, नंबर वे क्यों माना? लॉक ने कहा वाय वस्तु अज्ञेय है। हमेशा ध्यान दो, वाय वस्तु अज्ञेय है। हमेशा निहित मूल गुण द्वारा मन में प्रत्यय उत्पन्न किया जाता है। हमेशा ध्यान दो, प्रत्यय उत्पन्न किया जाता है और प्रत्येक वाय वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमेशा इन प्रत्ययों के आधार पर वाय वस्तु का अनुमान किया जाता है। मैंने कहा लॉक ने प्रतिनिधि सिद्धांत को माना, तो क्यों माना? लॉक ने क्या कहा? वाय वस्तु अज्ञेय है। वाय वस्तु में निहित मूल गुण द्वारा मन में प्रत्यय उत्पन्न किया जाता है और प्रत्यय वाय वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन प्रत्ययों के आधार पर वाय वस्तु का अनुमान किया जाता है। अब आप तुरंत फिगर बना दोगे। और फिगर कैसे बनाओगे? हमेशा फिगर कैसे बनाओगे कि मान लिया जाए, पूरी बात ध्यान देना, ये वाय वस्तु है, इसमें मूल गुण होते हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। संवेदना, प्रतिबिंब, मन, ये प्रतिबिंब ही प्रत्यय है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाय वस्तु को कर रहा है। पहला फिगर। दूसरा जो फिगर बनाओगे आप, मैं बार बार कहता हूं, एक आध दो फिगर हर एक प्रश्न में बनाना है, क्योंकि फिगर आपके आंसर को सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है। वो दूसरा जो फिगर बनाओगे आप, कैसे फिगर बनाओगे? देखो आप, यह वाय वस्तु है, आकार जो है मूल गुण है। ये मेरा मन है,
ध्यान देने इस बात को, ये मेरा मन है। होता क्या है, ये जो आकार मूल गुण है, ये करता क्या है? ये संवेदना है। और ये आ कहां रही है? ये प्रतिबिंब है। इसे ही कहा जाता है प्रत्यय। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरी बात ध्यान देना। ये वाय वस्तु है, इसका आकार जो मूल गुण है, ये संवेदना उत्पन्न हुई, ये मेरे मन में इसका क्या हुआ? प्रतिबिंब बन गया। पूरी बात ध्यान दो, ये प्रतिबिंब ही प्रत्यय है, और ये प्रत्यय किसका प्रतिनिधित्व करता है? वाय वस्तु का। इसे लॉक ने क्या कहा? यह वाय वस्तु अज्ञेय है, मैं नहीं जानता। यह इसका प्रतिनिधित्व करता है, और उसी के आधार पर वाय वस्तु का अनुमान करते हैं। इसलिए लॉक को प्रतिनिधि वस्तुवादी कहा जाता है। हमेशा ध्यान दो, लॉक को प्रतिनिधि वस्तुवादी कहा जाता है। लॉक को, बस अब ध्यान से सुनो इस बात को। नंबर बी, प्रतिनिधि सिद्धांत की बात लॉक ने क्यों स्वीकार की? हमेशा ज्ञान प्रत्युं से बनता है, और इस ज्ञान की प्रामाणिकता का निर्णय भी प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। वस्तुतः वाय वस्तुओं का ज्ञान जिन प्रत्युं से होता है, वह प्रत्यय वाय वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरी बात ध्यान दो, ज्ञान प्रत्युं से बनता है, और इस ज्ञान को इस ज्ञान की प्रामाणिकता का निर्णय भी प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। वस्तुतः वाय वस्तुओं का ज्ञान जिन प्रत्युं से बनता है, वह प्रत्यय वाय वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह नंबर बी की बात होगी। अब हम आएंगे थर्ड पैरे में, क्या लॉक का प्रतिनिधि सिद्धांत तर्कसंगत है? अब हम थर्ड पैरे में आएंगे कि क्या लॉक का प्रतिनिधित्व सिद्धांत तर्कसंगत है? सीधे कहेंगे बर्कले लॉक के प्रतीक हमेशा बर्कले लॉक के प्रतिनिधि सिद्धांत से सहमत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमेशा ध्यान दो इस बात को, क्यों नहीं है? तर्क क्या देता बर्कले? नंबर ए, हमेशा यदि वाय वस्तु का अनुभव नहीं होता तो यह कैसे कहा जा सकता कि प्रत्यय वाय वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं? यदि वाय वस्तु का अनुभव नहीं होता है तो कहा जा सकता है कि प्रत्येक
प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे एक छोटे से एग्जांपल लूं, बर्कली ने क्या कहा कि ये वस्तु है, ये प्रत्यय है। आपने ये कहा कि ये प्रत्यय इस वाय वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बर्कली ने ये कहा अनुभव तो केवल इस प्रत्यय का होता है, वस्तु का तो अनुभव होता ही नहीं। और जब अनुभव केवल इस प्रत्यय का होता है, वस्तु का नहीं होता, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये इसका प्रतिनिधित्व करता है? पूरी बात ध्यान दो इस बात को। दूसरी चीज ये कहा जाए, बर्कली कहता है, दूसरी आलोचना देखो, बर्कली कहता है कि यदि मुझे इनके आधार पर इसका अनुमान करना पड़े, जब वाय वस्तु का साक्षात प्रत्यक्ष नहीं होगा तो प्रत्यय का साक्षात प्रत्यक्ष कैसे होगा? यदि वाय वस्तु का अनुमान की बात करते हो तो प्रत्ययों के अनुमान की बात करनी होगी। A1 प्रत्यय का अनुमान करने के लिए A2 प्रत्यय, उसका अनुमान करने के लिए A3 प्रत्यय, तो अनावस्था दोष पैदा होगा। नंबर बी की बात करें, यदि वाय वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है, मैं इसे मिटा देता हूं। यदि वाय वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है और प्रत्ययों के आधार पर वाय वस्तु का अनुमान किया जाता तो प्रत्ययों का अनुमान, प्रत्यय का अनुमान करने के लिए A1 प्रत्यय, A2 प्रत्यय, इस प्रकार अनंत प्रत्यय तक बढ़ना होगा। तक जिससे अनावस्था दोष पैदा होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इससे क्या होगा? अनावस्था दोष पैदा हो जाएगा। जैसे यह सॉलिड फिलॉसफी से बर्कले, फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए यह वस्तु है, यह प्रत्यय, इसके लिए A1 प्रत्यय, इसके लिए A2 प्रत्यय अनंत तक बढ़ना होगा। यदि वस्तु का साक्षात प्रत्यक्ष नहीं होता और इस प्रत्यय के आधार पर हम वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमेशा ध्यान दो इस बात को, तो फिर इस प्रत्यय का भी साक्षात प्रत्यक्ष नहीं होगा। इसका अनुमान करने के लिए A1 प्रत्यय, उसके लिए A2 प्रत्यय अनंत तक बढ़ना होगा, और अनंत तक बढ़ना ही अनावस्था दोष कहलाता है। इस बर्कले ने यह कहा कि लॉक का प्रतिनिधि सिद्धांत तर्कसंगत नहीं है, परंतु अब हम आएंगे चौथे पैरे में। प्रश्न क्या है? क्या लॉक का प्रतिनिधि सिद्धांत तर्कसंगत है? बर्कले कहता तर्कसंगत नहीं है, पर साइंस लॉक के मत से सहमत है। चौथे पैरे में, परंतु साइंस लॉक के सिद्धांत से सहमत है, क्योंकि जिस रूप में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसी रूप में हम उसे जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंस लॉक के विचार से सहमत है। जैसे इस कमरे की पूरी लाइट बंद कर दो, इस कमरे में कंप्यूटर भी है, कैमरा भी है, कुर्सी भी है, टेबल, पोडियम सब कुछ है, पर अंधेरा हो जाने से प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसलिए मैं किसी वस्तु को नहीं जान पाऊंगा।
मैं किसी वस्तु को तभी जानता हूं जब उसका प्रतिबिंब मेरे दिमाग में बनता है, अर्थात प्रत्यय बनता है। यदि मान लिया जाए ये कोई वस्तु है, वेज आ रही है, किसी और दिशा में मोड़ दी गई, और जब तक वापस लौट के नहीं आएगी तब तक ये चीज मुझे नहीं दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, एक फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया में देखा होगा, वो घड़ी पहन लेता है तो दिखता नहीं है अनिल कपूर। क्यों? कि जो रेज आ रही है उस रेज को किसी और दिशा में मोड़ दिया जाता है। उस स्थिति में उसका प्रतिबिंब नहीं बनता, और जब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा तब तक वो चीज दिखाई नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपके आसपास कोई भूत भी हो, पर उस भूत का प्रतिबिंब आपके दिमाग में नहीं बन रहा है। भूत मतलब घोस्ट का प्रतिबिंब आपके दिमाग में नहीं बन रहा है, इसे आप उसे नहीं जानते। और जो ही उसका प्रतिबिंब आपके दिमाग में बना, आप उसे जान जाओगे आप। तो साइंस लॉ के मत से सहमत है। हमेशा बहुत सारी एग्जाम्पल, ये सारी बातें करने के बाद हम 5वें पैरे में आएंगे और हम निष्कर्ष की बात कर देंगे। हम निष्कर्ष की बात करेंगे, और निष्कर्ष में क्या करेंगे? वो लॉक ने प्रतिनिधि सिद्धांत के आधार पर वाय वस्तु को तो बचा लिया ही, हमेशा ध्यान दें इस बात को, वाय वस्तु को बचा लिया और दर्शन के लिए मार्गदर्शक का भी काम किया। के आधार पर वाय वस्तु को बचाने के साथ दर्शन के लिए मार्गदर्शक का काम किया। बस आंसर क्लोज। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन देखो आप। होना प्रत्यक्ष किया जाना है, होना प्रत्यक्ष किया जाना है। इस कथन के आशय को समझाइए। कि समझाइए, क्या यह विषयनिष्ठ प्रतिवाद की ओर ले जाता है? प्रतिवाद की ओर ले जाता है? तर्क प्रस्तुत करें। ज्ञानम, होना प्रत्यक्ष किया जाना है, इस कथन के आशय को समझाइए। क्या यह विषयनिष्ठ प्रतिवाद की ओर ले जाता है? यह बर्कली का स्टेटमेंट है फर्स्ट पैरे में। होना प्रत्यक्ष किया जाना है, अर्थात जिसकी सत्ता है उसका अनुभव अवश्य होगा। जैसे ध्वनि हुई अर्थात सुनी गई,
अस्तित्व को मानना और प्रत्यक्ष का निषेध करना। मानना तथा प्रत्यक्ष का निषेध करना एक हमेशा ध्यान दो इस बात को, अस्तित्व को मानना तथा प्रत्यक्ष का निषेध करना एक विरोधाभास है। इसलिए बर्कले ने सत्यम सत्यम दृश्यम का प्रतिपादन किया। अर्थात सत्ता उसी की है जिसका अनुभव होता है, और जिसका अनुभव होता है सत्ता उसी की है। अब हमेशा ध्यान दो, फर्स्ट पैरे में हम सीधे आगे आएंगे। एक बात ध्यान देना, कहीं भूमिका की कोई जरूरत नहीं, सीधे आंसर को हिट किया मैंने। होना प्रत्यक्ष किया जाना है, अर्थात जिसकी सत्ता है उसका अनुभव अवश्य होगा। जैसे ध्वनि हुई अर्थात सुनी गई। अस्तित्व को मानना तथा प्रत्यक्ष का निषेध करना एक विरोधाभास है। इसे बर्कले ने सत्यम दृश्यम का प्रतिपादन किया। हम सीधे आगे आएंगे। देखो आप, हम ठीक इसके नीचे आएंगे, नीचे आएंगे और सीधे कहेंगे कि बर्कले ने सत्यम दृश्यम के साथ सत्यम दृश्यम भावी का प्रतिपादन किया। बर्कले ने साथ भावी का किया, जिसका अर्थ है कि सत्ता उसकी भी है, जिसका भविष्य में प्रत्यक्ष हो सकता है। हमेशा सत्ता उसकी भी है जिसका भविष्य में प्रत्यक्ष हो सकता है। जैसे कमरे में कुर्सी की सत्ता है क्योंकि उसका अनुभव होता है, किंतु कमरे से बाहर जाने पर भी कुर्सी की सत्ता रहेगी, क्योंकि अन्य आत्माएं उसका प्रत्यक्ष कर रही होगी। देखो ध्यान से, पहले मैंने बताया सत्यम दृश्यम की बात की, फिर मैंने कहा बर्कले सत्यम दृश्यम के साथ सत्यम दृश्यम भावी का प्रतिपादन किया, जिसका अर्थ है कि सत्ता उसकी भी है जिसका भविष्य में प्रत्यक्ष हो सकता है। जैसे कमरे में कुर्सी की सत्ता है क्योंकि उसका अनुभव होता है, किंतु कमरे से बाहर जाने पर भी कुर्सी की सत्ता रहेगी क्योंकि अन्य जीवात्मा उसका प्रत्यक्ष कर रही होगी। अब सोचो, आप ये बातें करने के बाद हम सीधे आगे बताएंगे, परंतु बर्कले ने आम मात्रवाद के दोष से बचने तथा जगत के अस्थायित्व एवं निरंतरता को बनाए रखने के लिए
ईश्वर की सत्ता स्वीकार करते हुए सत्यम दृश्यम कार्यम का सत्यम दृश्यम कार्यम का प्रतिपादन किया। तो यहां से दो बातें देखो, एक तो सत्यम दृश्यम, दूसरा सत्यम दृश्यम भावी, और तीसरा क्या होता है, सत्यम दृश्यम कार्यम की बात की। आप तुरंत एक फिगर बना दोगे आप यहां। अब फिगर कैसे बनाओगे आप, नीचे एक फिगर बनाओगे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली चीज, सत्यम दृश्यम, इससे एक कदम आगे बढ़ा, सत्यम दृश्यम भावी, इसे एक कदम आगे बढ़ा वो दृश्यम कार्यम। यहां क्या हुआ, अहम मात्रवाद के दोष से बचना, और दूसरा क्या हुआ, जगत के अस्थायित्व एवं निरंतरता से बचने के लिए हमेशा ध्यान दो। और दूसरा फिगर ये बनाओगे हमेशा कि जैसे जीवात्मा सत्यम दृश्यम, परमात्मा सत्यम कार्यम, दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा, सत्यम दृश्यम और कार्यम बन जाएगा। ये मेरा सब कुछ फर्स्ट पैरे में आएगा। क्या यह विषयनिष्ठ प्रतिवाद की ओर ले जाता है? विषयनिष्ठ का मतलब होता आत्मनिष्ठ प्रतिवाद। क्वेश्चन देखो आप, एक सेकेंड, हम प्रश्न को देखते हैं। गॉड सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। आइडियलिज्म से मत आत्मनिष्ठ प्रतिवाद है। अब देखो आप, अब हम अगले पैरे में आएंगे। होना प्रत्यक्ष होना है, यह आत्मनिष्ठ प्रतिवाद की ओर ले जाता है। क्यों ले जाता है? क्योंकि बर्कले ने यह कहा कि अनुभव करता आत्मा उसके प्रत्ययों के अलावा किसी की सत्ता नहीं है। क्योंकि आत्मा एवं उसके प्रत्ययों के अलावा किसी की हमेशा यह आत्मिक प्रतिवाद की ओर ले जाता, क्योंकि अनुभव करता आत्मा और उसके प्रत्ययों के अलावा किसी की सत्ता नहीं है। सत्यम दृश्यम का अर्थ यह सत्ता उसी की जिसका अनुभव होता है। अर्थ है कि जिसका अनुभव होता है। इतनी बातें कहनी है। तुरंत आगे जाओगे, ये तिब बर्कले ने क्या किया, सत्यम दृश्यम कार्यम का प्रतिपादन किया।
सत्यम, दृश्यम, कार्यम की बात करके जगत की सभी वस्तुओं को ईश्वर पर निर्भर बना दिया। आप देखो, आप ये सेकंड पैरे में ही चलेगा हमारा। यद्यपि बर्कले अहम मात्रवाद के दोष से बचने के लिए, बर्कले अहम मात्रवाद के दोष से बचने के लिए सत्यम, दृश्यम, कार्यम का प्रतिपादन किया और जगत को ईश्वर की रचना माना। इस आधार पर कुछ विचारक वस्तु प्रतिवाद की बात करते हैं। बर्कले को कुछ विचारक वस्तुनिष्ठ मानते, परंतु हमेशा ध्यान दो इस बात को, बर्कले अहम मात्रवाद के दोष से बचने के लिए सत्यम, दृश्यम, कार्यम का प्रतिपादन किया और जगत को ईश्वर की रचना माना। इस आधार पर बर्कले को कुछ विचारक वस्तुनिष्ठ प्रतिवादी मानते हैं, परंतु अब एक चीज ध्यान देना इस बात को, ईश्वर भी आत्मस्वरूप है। अतः बर्कले का दर्शन ईश्वर केंद्रित होने के कारण आत्मिक प्रतिवाद ही है। आत्मनिष्ठ प्रतिवाद ही है। इतनी बातें करनी है, ये अंत में हम लोग आएंगे निष्कर्ष में। हम निष्कर्ष में आएंगे और निष्कर्ष में केवल एक लाइन कहेंगे, वस्तुतः बर्कले लॉक के दर्शन को संशोधित करके अनुभववाद को पूर्ण बनाने का प्रयास किया और अहम मात्रवाद के दोष से बचने के लिए ईश्वर पर निर्भर हो गया, परंतु बर्कले आत्मिक प्रतिवाद में उलझने के साथ उसका अनुभववाद भी अपूर्ण रह गया। निष्कर्ष क्लोज। ठीक है, हम शेष क्वेश्चन कल करेंगे। हम लोग मिलते हैं कल। थैंक यू।